नमस्कार फ्रेंड्स। मैं आज आप सभी लोगों के लिए पॉलिटी का ब्रह्मास्त्र लेके आया हूँ। काहे का ब्रह्मास्त्र? पॉलिटी का ब्रह्मास्त्र। अगर मैं बात करूँ पॉलिटी के ब्रह्मास्त्र की, तो ये पॉलिटी का ब्रह्मास्त्र इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या इतने इंपॉर्टेंट इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी पॉलिटी को इन 100 क्वेश्चंस के माध्यम से ही ऑलमोस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट अगर मैं बात करूं तो ये आपके बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए, तो आज हम बात करते हैं पॉलिटी के ब्रह्मास्त्र की, और आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं पहले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। मतलब आपको पहले क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा कि आखिर ये 100 क्वेश्चंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके वनडे एग्जाम्स के लिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए, देखिए, अगर क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन आपसे यह कहता है कि भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया है? नीति निर्देशक सिद्धांतों को आप इंग्लिश में डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। डीपीएसपी, ठीक है, मतलब डायरेक्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो आपने आयरलैंड, मतलब भारतीय संविधान ने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। कहां से लिए भाई? आयरलैंड के संविधान से। अगर मैं बात करूं तो ये आयरलैंड के संविधान से जो नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं, आज तक आपके एसएससी के एग्जाम्स में 9 बार रिपीट हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं एक क्वेश्चंस की वैल्यू क्या है आपके वनडे एग्जाम्स के लिए। तो ऐसे ही तमाम क्वेश्चंस को मैं आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। तो पहला क्वेश्चन था भाई कि भारतीय संविधान ने किस देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया है? तो आपका आंसर क्या है? आयरलैंड। बिल्कुल, आप इसको गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा बात पूछी जाता है नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, कहां से लिए हैं? आयरलैंड से। बात समझ में आ गई। चलिए, अगर मैं इसके बारे में आगे बात करूं तो आपको यह भी याद रखना है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो संविधान के भाग 4 में, कहां पर है? संविधान के, भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान के कहां पर? भाग 4। कहां पर भाई? भाग 4 में है। ठीक है, और अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाए, मतलब आर्टिकल्स पूछे जाए, तो आपको आर्टिकल्स याद रखने हैं। आर्टिकल्स है 36 से 51। 36 से 51 तक आपको नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताया गया है, मतलब डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। क्या के बारे में बताया गया है? डीपीएसपी। याद रहेगा आपको। चलिए, तो वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के 245 सदस्यों में से, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? चलिए, मैं आपको इसके आंसर बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए संसद, संसद की अगर मैं बात करूं आपसे, तो संसद में आपके 2 सदन होते हैं। एक तो होता है आपका उच्च सदन, एक होता है आपका उच्च सदन, और एक होता है आपका निम्न सदन। एक क्या होता है? निम्न सदन। अगर मैं उच्च सदन की बात करूं तो उच्च सदन को ही आपकी क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्यसभा। और निम्न सदन को आपका लोकसभा कहा जाता है। इसी लोकसभा को लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं, या फिर मैं कहूं तो जनता के सदन के नाम से भी जानते हैं। किसको? लोकसभा को। बात समझ में आ गई। चलिए, अब बात करते हैं आपके क्वेश्चंस के आंसर की। तो क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो याद रखिएगा, ठीक है, कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को, कितने? 12 सदस्यों को, और लोकसभा में 2 सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्यों को क्या करता है? मनोनीत करता है। बात क्लियर है? मतलब नॉमिनेट करता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, लेटेस्ट में ही, फिलहाल में ही एक संशोधन हुआ है, 104वां, कौन से नंबर का? 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन जो कि हुआ है 2019 में। कब हुआ है? 2019 में। और 2019 में इस संशोधन में कहा गया है कि जो सदस्य क्या हैं, जो सदस्य लोकसभा के द्वारा मनोनीत होते थे, कितने सदस्य? 2 सदस्य, ये अब नहीं होंगे। कितने सदस्य? कब हुआ था ये? 2019 में हुआ था। और लोकसभा में होने वाले 2 सदस्यों का जो मनोनयन है, ठीक है, जो कि क्या होते थे? आंग्ल भारतीय होते थे, अब वो नहीं होंगे। याद रखिएगा। तो राज्यसभा में तो कितने किए जाते हैं? 12 ही किए जाते हैं, लेकिन लोकसभा के जो 2 सदस्य मनोनीत होते थे वो अब नहीं होंगे। ये बात लेटेस्ट की है, तो याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है?
ठीक है, आपसे पूछा जाए कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है भाई, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है, ठीक है, या फिर मैं कह दूं हृदय और आत्मा के समान है। तो याद रखिएगा कि कौन सा अधिकार है भाई, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 32। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का, ठीक है, मतलब मौलिक अधिकार की हृदय और आत्मा के रूप में जाना है, बताया है। क्या बताया है? हृदय और आत्मा कहा है। क्लियर बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपसे ये पूछ ले कि आपके संविधान की, ठीक है, हृदय और आत्मा कैसे कहा गया है, आपसे पूछे एक क्वेश्चन और कि किसके अनुसार, आपके जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, तो आप फिर आंसर आर्टिकल 32 नहीं लगाएंगे, आप फिर आंसर लगाएंगे प्रस्तावना। किसको लगाएंगे? प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू साहब ने, जो कि हमारे देश के क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। याद रखिएगा इतनी बात, दोनों को अलग अलग है। आर्टिकल 32 को कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने और प्रस्तावना को कहा है आपके किसने? आपके जवाहरलाल नेहरू साहब ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध न्यायिक सार्वजनिक प्रकरण को अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने वाले सर्वोच्च न्यायालय की एक रिट कौन सी है? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय की एक रिट जो है उसका नाम है परमादेश। क्या नाम है? परमादेश, मैंडेवस जिसे कहा जाता है, सॉरी, जिसे कहा जाता है परमादेश कहा जाता है। और ये आपका आज तक में 8 बार पूछा जा चुका है। कितनी बार? 8 बार। क्लियर है? चलिए तो आगे बात करते हैं। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट याचिका दायर कर सकती है, वो जारी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो याद रखिएगा कि अगर ये आपसे पूछा जाए तो ये 5 प्रकार की रिट या याचिका दायर जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट अगर आप जारी करें की बात करें तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, और अगर हाई कोर्ट बात करें तो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग रिट या याचिका जारी कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट है संसद में अंतिम निर्णय लेता है, संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो याद रखिएगा, ठीक है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है कि पहली बात तो ठीक है, धन विधेयक एक्चुअल में कहां आता है? तो ये आता है लोकसभा में। कहां आता है? लोकसभा में। और लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, क्या होगा? अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही यह निर्णय लेता है कि संसद में जो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, ठीक है, कि लोकसभा का अध्यक्ष ये डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन है यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? ठीक है, अगर भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा सौंपना चाहता है तो अपना इस्तीफा जो है किसको सौंपता है? तो याद रखिएगा वह राष्ट्रपति जो है, जो राष्ट्रपति होगा वो अपना इस्तीफा सौंपेगा भारत के उपराष्ट्रपति को। किसको सौंपेगा? उपराष्ट्रपति। और अगर उपराष्ट्रपति सौंपना चाहता है तो वो किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। मतलब भैया सीधी सी बात है, तुम हमको दे दो, हम तुमको दे देंगे। क्या होगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सौंपेगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सौंपेगा। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार, ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय पूछा गया है। याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय यह मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो 65 वर्ष की आयु में, ठीक है, रिटायर होते हैं, मतलब सेवानिवृत्त होते हैं। जबकि अगर वो कहते हैं आपसे हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट की होती है 62 वर्ष। मतलब एज क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट की 65 वर्ष और हाई कोर्ट की 62 वर्ष एज निश्चित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
8 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय, एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है, ठीक है, मतलब अलग से जो संवैधानिक निकाय है तो संवैधानिक निकाय, लेकिन अलग से संवैधानिक निकाय कौन सा है, तो याद रखना है अपने को, कौन सा है, योजना आयोग। कौन सा है, योजना आयोग, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, नाम क्या है उसका, योजना आयोग, ठीक है। लेकिन उसका नाम बदला क्या हो गया है, मतलब अब योजना आयोग नहीं रह गया, अब चेंज कर दिया गया है। अब क्या है वो नीति आयोग, क्या हो गया है, नीति आयोग हो गया है, ठीक है, नीति आयोग हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उस पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है। पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, ठीक है। अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है तो छुआछूत के अंत करने की बात कर रहा है, और छुआछूत का अंत संविधान के आर्टिकल आर्टिकल 17, संविधान के आर्टिकल कौन से में है, 17 में। जबकि अगर कहे उपाधियों का अंत तो आर्टिकल आपको मिलता है 18, ठीक है आपको, ठीक है याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि जो छुआछूत का अंत है वो आर्टिकल काहे में है भाई, आर्टिकल 17 में है। किसमें है, आर्टिकल 17 में, ठीक है। और उपाधियों का अंत काय में है, आर्टिकल 18 में, ठीक है। दोनों चीजें याद करके चलना है कि भाई अगर आपसे पूछ रहा है वो कि अस्पृश्यता का उन्मूलन मतलब छुआछूत का जो अंत है, अस्पृश्यता के उन्मूलन को ही कहते हैं छुआछूत का अंत का उल्लेख है, वो संविधान के आर्टिकल 17 में है। और अगर आपसे ये पूछ ले वो कि उपाधियों का अंत कहां पर, कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 18 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि भारत में पहला आम चुनाव और संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, ठीक है। चलिए यहां पर बात करते हैं कि संविधान में मतलब भारत में पहला आम चुनाव, और दूसरा क्वेश्चन क्या है उसी के साथ, ठीक है, कि पहला संविधान संशोधन कब किया गया था। तो दोनों का आंसर है आपका 1951। क्या है, ठीक है, क्या है 1951, क्या है 1951 है, ठीक है। आपको याद रखना है कि 1951 में ही प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। कौन से नंबर का, प्रथम, ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन जो है वो कब हुआ था, 1951 में। और इसी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत ही संविधान में नौवीं, कौन से नंबर की, नौवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची जो है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, प्रथम संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ी गई थी, जो कि कब हुआ था, 1951 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, याद रखिएगा। दो शब्द कौन कौन से, वो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, कि आपका ऐसा जो संविधान संशोधन है उसका नाम क्या है, 42वां संविधान संशोधन। कौन से नंबर का, 42वां, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि 42वां संविधान संशोधन हुआ कब है, तो आपको याद रखना है कि ये हुआ था, ठीक है, 1976 में। कब हुआ था, 1976 में। और याद ये भी रखना है कि इस संशोधन के तहत संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक आपका समाजवादी, एक क्या है, समाजवादी, ठीक है। दूसरा है पंथ निरपेक्षता, क्या है, पंथ निरपेक्षता, ठीक है। और इसी पंथ निरपेक्षता को धर्म निरपेक्षता भी कहते हैं, क्या कहते हैं, धर्म निरपेक्षता भी कह देते हैं। एक्चुअल में इसका जो वर्ड है वो पंथ निरपेक्षता ही है, जो कि प्रस्तावना में जोड़ा गया था, ठीक है। और तीसरा है अखंडता, तीसरा क्या है, अखंडता, ठीक है। ये 3 वर्ड हमें याद रखने हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे कौन से, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। एक बात और भी याद रखना है आपको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के लिए, कि ये जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है ना, ठीक है, जो कि हुआ था कब, 1976 में। इसमें सर्वाधिक, ठीक है, क्या हुए हैं, संशोधन हुए हैं संविधान में, ठीक है। भारतीय संविधान में सर्वाधिक संशोधन कब हुए हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुए हैं। सर्वाधिक चीजें जोड़ी गई हैं, इसी कारण से इसे संविधान का, भारतीय संविधान का, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लघु संविधान का पद की संज्ञा भी दी गई है। लघु संविधान अगर आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के लघु संविधान के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपको याद रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976 को,
42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को भारतीय संविधान का लघु संविधान कहा जाता है। चलिए, आई होप ये दोनों बातें आपको याद हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है। ठीक है, तो याद रखना है भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ने वाले संशोधन का नाम है 73वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ है भाई? 1993। अब एक बात और याद रखनी है आपको, 1993 वो कह देते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारी किताबों में यही जो आंसर मिलेगा वो 1992 मिलेगा। अब आप कहेंगे सर आंसर क्या लगाएंगे? तो याद रखना है जो भी आपको ऑप्शन दे रहा है वो, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 अगर दे रहा है तो वही करेक्ट है, लेकिन अगर वो 1993 दे रहा है तो फिर हमें 93 लगाना पड़ेगा। तो एक्चुअल में जो 71 है, ठीक है, 71, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा मार्कर काम नहीं कर रहा है अपना, चलिए मैं आगे लिख के बता देता हूँ। ठीक है, जितने भी 71, 72, 73 और 74, जितने भी संविधान संशोधन कितने हुए? 71, 72, 73, 74, ये सारे के सारे कब हुए हैं? 1992 में हुए हैं, 1992 में हुए हैं। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर्स क्या करता है? ऑप्शन ही नहीं देता 92 का कहीं कहीं, तो हमें फिर मजबूरन आंसर क्या लगाना पड़ता है? हमें मजबूरन आंसर 1993 लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? 93। चलिए, आई होप आपकी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? ठीक है, किस पर आधारित है? तो याद रखना है साइमन कमीशन। किस पर आधारित है? साइमन कमीशन पर आधारित है। किस पर याद है? रखना याद, साइमन कमीशन पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 14th नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारत के संविधान के 42वां संविधान जो संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1976 में हुआ था। जो कब हुआ था? 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित किए गए थे? अभी मैंने आपको बताया है कि 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। धर्मनिरपेक्ष को ही क्या कहते हैं? अपन पंथ निरपेक्ष कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पंथ निरपेक्ष। एक्चुअल में जो प्रस्तावना में जो वर्ड जोड़ा गया था वो पंथ निरपेक्ष ही है, लेकिन एग्जामिनर्स धर्मनिरपेक्ष कर देते हैं तो हमें आंसर धर्मनिरपेक्ष लगाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, पंथ निरपेक्ष को ही क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहां तक क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12, ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्य रूप से भारतीय संविधान के दिए गए मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, अच्छा वो ये पूछा है कि किस भाग में दिए गए हैं जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो ये आंसर बहुत ही इजी हो गया। आपको याद रखना है कि जो भाग 3 है, ठीक है, भाग 3, ठीक है, कौन सा भाग है भाई? आपको याद रखना है कि जो भाग 3 है, ठीक है, भाग जो 3 होगा ये काहे से संबंधित होगा? आपका यही संबंधित होगा आपका मौलिक अधिकारों से। कैसे संबंधित होगा? मौलिक अधिकारों से। क्लियर बात है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक औपचारिक दस्तावेज ब्रैकेट में लिखा है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है, जिसमें सरकार के लिए एक आदेश होता है जिसे केवल उच्च न्यायालय या भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। अब उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सिर्फ एक ही बात जारी की जाती है, वो है रिट या याचिका जिसे कहते हैं। जिसे रिट या याचिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रिट या याचिका कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, और ये जारी करता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखनी है आपको कि रिट और याचिका कितने प्रकार की जारी होती हैं? 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। ठीक है, ये बात और याद रखनी है आपको। चलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमेशा साथ में लेके चलिए ताकि दोनों चीजें याद करते चले आपको, तो ज्यादा से ज्यादा आपका संविधान कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसे भारत सरकार के प्रथम मुख्य विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है? भारत सरकार के, ठीक है, मतलब भारत का प्रथम विधि अधिकारी आपसे पूछ रहा है, और प्रथम विधि अधिकारी जो जाना जाता है वो जाना जाता है आपका
चलिए मार्कर्स थोड़ा सा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और प्रथम विधि अधिकारी जो जाना जाता है वो जाना जाता है भारत के महान्यायवादी को। किसको जाना जाता है? भारत के महान्यायवादी को। अब थोड़ा सा महान्यायवादी के बारे में देख लेते हैं। महान्यायवादी कौन होता है आखिर महान्यायवादी? ठीक है, आखिर ये महान्यायवादी है कौन? चलिए देखते हैं महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी की अगर मैं बात करूं तो महान्यायवादी जो है, ठीक है, ये महान्यायवादी इसकी नियुक्ति जो करता है वो करता है भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सॉरी, वो थोड़ा मार्कर सही से काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है किसकी? महान्यायवादी की। और महान्यायवादी राष्ट्रपति को कानूनी सहायता और सलाह देने के लिए एक व्यक्ति होता है। क्या होता है? कानूनी सहायता और सलाह देने के लिए किसके लिए होता है? राष्ट्रपति। और इसको चुनता भी कौन है? राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। याद रहेगा आपको। दूसरी बात, ये संविधान के आर्टिकल कहां पर है? तो आपको याद रखना है आर्टिकल 76 मतलब 76 में। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 76 में है। ठीक है, इसका वर्णन मिल जाएगा आपको। चलिए आर्टिकल 76 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 76 बताता है आपको महान्यायवादी के बारे में, मतलब अटॉर्नी जनरल। इसे ही क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है ये देखते हैं। चलिए जल्दी से फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, भारत के पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपको याद रखना है कि पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका नाम था सुकुमार सेन। क्या नाम था? सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन भारत के प्रथम या फर्स्ट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, ठीक है, कहता है कि भारत में युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ठीक है, तो कौन सा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, अब वो ये पूछा जाता है। तो चलिए बता दूं, मैं फटाफट से आपको आंसर बता देता हूं। ठीक है, इसके लिए आपका आपातकाल जो होता है वो होता है आपका राष्ट्रीय आपात। कौन सा आपात होता है भाई? राष्ट्रीय आपात। तो कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग लगता है? 352। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं कह रहा हूं हमेशा लेके चलिएगा, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करता हूं। चलिए देखिए राष्ट्रपति की, ठीक है, राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकता है। एक तो हो गया आपका राष्ट्रीय आपात। कौन सा हो गया? राष्ट्रीय आपात। ठीक है, दूसरा हो गया आपका, ठीक है, राष्ट्रीय आपात जो कि आर्टिकल 352 के तहत लगता है। ठीक है, दूसरा आर्टिकल हो गया आपका राष्ट्रपति शासन। दूसरा आर्टिकल कौन सा हो गया? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, आई होप अब दिख रहा होगा आपको। राष्ट्रपति शासन। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया? राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति जो ये शासन है ये 356 के अकॉर्डिंग लगता है। कौन से के अकॉर्डिंग? 356। 356 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और एक और होता है वित्तीय आपात। कौन सा होता है भाई? वित्तीय आपात। क्या हो रहा है ये? तीसरा कौन सा होता है? वित्तीय आपात, जो कि ये लगता है 360 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? 360 के अकॉर्डिंग। ये तीनों के आर्टिकल्स हैं 352, 356 और 360। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। चलिए वापस से बात करते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर, ठीक है, संवैधानिक तंत्रों की विफलता के आधार पर आधार पर आपातकाल मतलब राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है? किस अनुच्छेद? अनुच्छेद पूछा है, देखो मैंने अभी भी बताया राष्ट्रपति जो शासन है
ठीक है। राष्ट्रपति जो शासन है ये 356 के अकॉर्डिंग लगता है। किसके अकॉर्डिंग? 356 के अकॉर्डिंग लगता है। तो अभी भी मैंने बताया कि 352, 356 और 360। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वो वित्तीय आपात 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि संविधान सभा ने, कहता है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? ठीक है, तो याद रखिएगा संविधान सभा ने जो अपनाया था वो अपनाया था 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया था भैया? तो ये याद रखना है आपको कि जो भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया, अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपको आंख बंद करके आंसर लगा देना है कि भैया 26 नवंबर कब अपनाया है? 26 नवंबर 1949। मार्कर क्यों नहीं काम कर रहा? चलिए 26 नवंबर 1949 को अपनाया है। याद रखिएगा कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, क्या आंसर होगा? 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, भारतीय संविधान के सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? ठीक है, आपको याद होगा कि सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। और सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को जो चुना गया था वो 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर, देखो आपको याद होगा कि 9 दिसंबर को एक मीटिंग हुई थी। चलिए मैं आपको वहां बता ही देता हूं अलग से। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहली जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो हुई थी कब? आपके 9 दिसंबर को। कब हुई थी? 9 दिसंबर को। दूसरी हुई थी 11 को और तीसरी हुई थी 13 को। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1900, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 कब हुई थी? है ये क्या हो रहा है? 9 9 11 और 13, ठीक है, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर भी 1946। ठीक है, चलिए तो तीनों जो हुई थी वो 1946 में हुई थी और तीनों की ये तीनों जो है वो इंपॉर्टेंट है। अब 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, पहली क्या होती है? संविधान सभा की बैठक होती है और इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को, क्या किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किस दिन? 9 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की जगह पर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, याद रखिएगा। और तीसरा आपसे क्वेश्चन पूछे, तीसरा पूछे कि 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? तो 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देशिका प्रस्तुत की थी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रस्तुत की थी भैया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहां तक मैं बात आपसे कर चुका हूं पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि क्वेश्चन नंबर 22 कहता है आपसे, सॉरी 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान जो है वो कब लागू हुआ था? ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? अगर वो आंशिक पूछे तो आंशिक आप बताएंगे 26 नवंबर 1949 को। कब बताएंगे? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अगर वो पूछ रहा है या तो पूर्ण रूप से पूछे या फिर ये पूछे कि संविधान कब लागू हुआ था भारतीय संविधान, तो आपको बताना है 26 जनवरी 1950 को। कब बताएंगे आप? 26 जनवरी 1950 को। तो याद रहेगा आपको बात। चलिए ये डेट याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे कि सरकार ने के किस रूप में, सरकार के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुन गए पास होती है? ठीक है, लोकतंत्र में किसमें होती है? लोकतंत्र। देखिए दो चीज होती है, एक तो लोकतंत्र होता है और दूसरा राजतंत्र होता है। राजतंत्र का मतलब होता है भाई जो राजा है, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो राजा का बेटा राजा बन रहा है, जाहिर सी बात है राजा की जो बात है वही सर्वोपरि है, तो वो राजतंत्र है। लेकिन अगर जहां जनता का शासन है, ठीक है, और जनता अपने लीडर को चुनती है, उसे कहते हैं लोकतंत्र। और अगर मैं बात करूं तो भारत का जो तंत्र है वो कैसा है? लोकतंत्र पर आधारित है। किस पर आधारित है भाई? लोकतंत्र पर।
याद रहेगा। तो भाई सरकार के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए के पास होती है? तो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोकतंत्र के पास होती है। ठीक है, मतलब सॉरी, लोकतंत्र में ऐसा होता है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए लोगों के पास होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान भारत को क्या बताता है? भारतीय संविधान भारत को बताता है कि भारत राज्यों का क्या है? संघ है। भारतीय संविधान जो बताता है कि भारत, आर्टिकल पहला कहता भी है भाई, आर्टिकल फर्स्ट कहता है, अनुच्छेद पहला कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है? संघ है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में भारत में संशोधन के माध्यम से कब शामिल किया गया था? तो याद रखना 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि ये मौलिक कर्तव्य जो हैं ये मूल संविधान में नहीं थे। ठीक है, मूल संविधान में नहीं थे। तो आपको याद रखना है कि क्या आपसे पूछा जाएगा क्या मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में थे? तो आपको याद रखना है कि नहीं थे। कब जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए हैं। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि जब इन्हें जोड़ा गया था तब इनकी संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। नहीं है 11। ये दो बातें और याद रखनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं फटाफट मैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। मैंने आपसे कहा है ये वो क्वेश्चंस हैं, देखिए मैं हर क्वेश्चंस में आपको बताऊं तो आपको जहां पे भी ये R6 R5 R8 लिखा हुआ है ना, मतलब ये है कि भाई ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है। और आप समझ सकते हैं कि अगर इतनी बार रिपीट हुआ है तो क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण होगा, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। चलिए जल्दी से फटाफट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम संभव अंतराल, दो सत्रों के बीच, देखिए क्वेश्चन कहता है दो सत्रों के बीच। जब ऑफलाइन क्लासेस थी मैंने आपको बताया भी था कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम जो अंतराल होता है वो मैक्सिमम 6 मंथ होता है भाई, 6 माह का होता है। कितना होता है भाई? 6 माह का। ठीक है, ये सारी वो बातें याद आ रही होंगी आपको अब, जो मैंने आपको एग्जाम वो जो कि मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाई है। ठीक है, चलिए तो वापस से बात करता हूं मैं। चलिए तो मैक्सिमम अंतराल कितना होता है भाई? 6 माह का। कितना होता है? 6 माह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए, ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा 2 सदस्यों को। मैंने अभी अभी आपको बताया था लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। लेकिन मैंने ये भी कहा अभी अभी आपसे कि हाल ही में 104वां संविधान संशोधन हुआ है। कब हुआ है भैया? 104वां। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन हुआ है जो कि हुआ है 2019 में। और इसमें कहा गया है कि अब से, ठीक है, क्या नहीं होगा, एंग्लो इंडियंस को, मतलब आपके जो लोकसभा में 2 सदस्य जो मनोनीत करता था कौन? राष्ट्रपति, जो कि कौन होते थे? एंग्लो इंडियन, मतलब आंग्ल भारतीय हुआ करते थे, वो अब नहीं होंगे। मतलब ये वाला प्रावधान अब हटा दिया गया है। लेकिन आपसे फिर भी पूछे कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो याद रखना 2 सदस्यों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आप 28 क्वेश्चन बात कर चुके हैं और ये रहा आपका 29वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है भारत के उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं भाई? ठीक है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 घोषित करता है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि इंडिया यानी भारत एक होगा। ठीक है, राज्यों का संघ। अभी अभी मैंने आपसे बोला, ठीक है, अभी अभी मैंने आपसे कहा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक क्या है? संघ है। ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 में है। कौन से अनुच्छेद में है? 1 में। मैंने आपको ये भी बताया था, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आपसे ये भी पूछ ले कि भारतीय संविधान में भारत के कितने नाम वर्णित हैं, तो आपके पास आंसर्स क्या होने चाहिए? आपका आंसर्स होना चाहिए 2। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको यह भी बताया था बिल्कुल वहां पर कि भारत
और इंडिया। ये रहा आपका क्या है, आपका आर्टिकल पहले में ही बता दिया गया है, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया और भारत, ये दो नाम ही वर्णित है आपके पूरे संपूर्ण भारतीय संविधान में। इसके अलावा कोई तीसरा नाम नहीं है। आप लोग सोचने लगते हैं कि भैया आर्यभट्ट हो गया, हिंदुस्तान हो गया, ठीक है, ये सब नहीं याद रखना है आपको। आपको सिर्फ यह याद रखना है कि भारतीय संविधान में सिर्फ दो ही नाम वर्णित हैं, भारत और इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आज मैं आपको 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कराने जा रहा हूं। 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, 50 जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊंगा, ठीक है। और आपको तब तक ये 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मैंने आपको तब भी बताया था, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि एक मूवी भी आई थी आयुष्मान खुराना की, आर्टिकल 15, ठीक है, अनुच्छेद 15, ठीक है। आपको अगर याद होगी मेरी बातें तो आपको याद आ जाएगी कि भारत आर्टिकल 15 कहता है कि भारतीय संविधान के ठीक है, भारतीय संविधान में कहता है आर्टिकल 15 में कि किसी भी भारतीय नागरिक के साथ, ठीक है, धर्म, लिंग, वंश, जाति, नस्ल, जन्म स्थान या आदि या मूल वंश आदि के नाम पर क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। कि कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 15 कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है, ठीक है। आपको याद होगा मैंने बताया था आपको जीवन जीने का अधिकार, ठीक है, सेल्फ डिफेंस, ये भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो ये कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल 21। कौन सा आर्टिकल देता है, आर्टिकल 21। कौन सा आर्टिकल देखा है, आर्टिकल 21। तो ये भी आज तक बहुत बार पूछा गया है, 6 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों में, ठीक है, क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन है कि संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि भारत के संविधान में तीन कितने मतलब कितने प्रकार से संशोधन हो सकता है, 3 प्रकार से। कितने प्रकार से संशोधन हो सकता है, अगर आपसे संशोधन पूछे तो संशोधन आपको बताना है कि भारतीय संविधान में संशोधन जो है वो 3 प्रकार से हो सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कौन से आर्टिकल के तहत, तो आपको आर्टिकल बनाना है 368, लेकिन 368 के तहत सिर्फ 2 प्रकार का संशोधन होता है, ठीक है, तीसरे प्रकार का संशोधन नहीं होता। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, उस पर बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कहाँ गया भाई, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34 कहता है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। तो आपको पता होगा आर्टिकल 52 पर, ठीक है, दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आर्टिकल 52, ठीक है, जो कि कब ये बाद में जोड़ा गया था, ठीक है, ये बाद में जोड़ी गई थी अनुसूची जो है, ये 10वीं अनुसूची में उल्लेख है, ठीक है, 10वीं अनुसूची जो कि, ठीक है, 10वीं अनुसूची जो है इसमें ये उल्लेख है। और ये 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1985 के तहत ये अनुसूची भारतीय मूल संविधान में जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान की अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान में मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूची थी, ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितनी है, 12 है। वर्तमान में कितनी है, 12। मूल संविधान की बात करूं तो मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 है। मतलब ये 4 जो अनुसूचियां हैं ये बाद में जोड़ी गई। और मैंने आपसे बताया था कि अगर संविधान में कोई भी प्रकार का चेंजेस होता है तो वो किसी न किसी संशोधन के माध्यम से ही होता है, ठीक है। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये चारों अनुसूचियां किसी न किसी संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं, ठीक है। मैंने अभी भी बताया 9वीं जो अनुसूची जोड़ी गई थी वो जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन 1951, ठीक है। आपको 10वीं जो अनुसूची है वो जोड़ी गई है, आपका कौन सा आपकी जोड़ी गई है, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1985, ठीक है। ऐसे ही आपका 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और ऐसे ही आपकी 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर आपके सामने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है ये देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका 35 कहता है, 35 कहता है संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि
61वें संविधान संशोधन, ठीक है, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये क्या कर दिया गया है, 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत संविधान संशोधन अधिनियम 2002। संविधान संशोधन, अब आपसे पूछा है कौन सा संविधान संशोधन है वो, संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा मतलब शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। ये 21 का में जोड़ा गया है, ठीक है। अगर भाग की बात करें तो भाग 3 में, कौन से में, भाग 3 में, ये मिसप्रिंट हो चुका है थोड़ा सा, 111 कोई भाग ही नहीं है, ठीक है। भाग कौन सा है, भाग 3, जिसमें कौन सा है, मौलिक अधिकार है, ठीक है, उसमें ही जोड़ा गया है। और कौन से संशोधन के तहत, तो याद रखना है 86वां संविधान संशोधन, 86वां, यहाँ 86वां आना है, मतलब आंसर क्या होगा इसका, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के 2002 के तहत सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, प्रदान करता है, ठीक है, ये बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब वो समझते हैं। भारत के संविधान में अनुसूचियां हैं, भारत के संविधान में अनुसूचियां हैं, ठीक है। अब आपसे पूछना चाहता है वो कितनी है, तो आपको पता है कि लेटेस्ट में कितनी है, 12। उसने ये नहीं पूछा कि मूल संविधान में, अगर मूल संविधान में पूछता तो आप आंसर लगाते 8, लेकिन उसने पूछा है संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आंसर क्या होगा, 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, ठीक है, दल बदल, अभी मैंने बताया दल बदल विरोधी कानून के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया 10वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लागू की घोषणा कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि आपको पता है आर्टिकल 360, कौन सा, 360, 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और आपका 360 वित्तीय आपात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है। भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है, तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था, तो यूएसए, ठीक है, अमेरिका से हमने ये बात ली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। कहता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आ जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक भारतीय नागरिक के सर्वोच्च न्यायालय में आ जा सकता है यदि उसके मौलिक अधिकारों का, ठीक है, उन्मूलन हुआ है, तो ठीक है, कहता है अगर उसके मौलिक अधिकारों क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है, तो वो किस आर्टिकल के तहत, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आ जा सकता है। तो मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है, 226, ठीक है। ये दो बात याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि धर्म, मूल वंश, जाति, ठीक है, क्या है भाई, क्वेश्चन है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस श्रेणी में अंतर्गत है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कौन सी श्रेणी में, समानता का अधिकार, कौन से अधिकार में है, समानता का अधिकार। और ये जो आपको बात की गई है ये कौन से आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 15, अभी इसकी पहले बात भी की है, ठीक है। तो आर्टिकल 15 समानता के अधिकार की बात कर रहा है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है कि संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत मैंने अभी आपको बताया था भाग 4, कौन सा भाग, भाग 4, ठीक है, भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। और ये जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए आयरलैंड के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं फटाफट। आज जल्दी फटाफट हम 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। अभी मैंने बताया था भाई, ठीक है, अगर आपसे पूछे कितनी प्रकार की रिट जारी की जा सकती है भारतीय संविधान के द्वारा, मैं
ठीक है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिट जारी की सकती है? तो 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। बात खत्म। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो चुकी होंगी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करने जा रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सी रिट या व्यक्ति के लिए, कौन सी रेट उस व्यक्ति के लिए एक उपचार सॉरी मैं सोचा था मिसप्रिंट हो गया, शायद गलती से मैं ही गलत मिस्टेक पढ़ रहा था। कहता है कि कौन सी रेट उस व्यक्ति के लिए, कौन सी रेट उस व्यक्ति के लिए एक उपचार प्रदान करती है जिसे गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया है। तो मैंने आपको बताया था क्लास में, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा प्रत्यक्षीकरण भाई? तो आपको याद होना चाहिए कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, मैंने आपको कहा था अगर किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से जेल में रखा गया है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है वो ये आदेश देती है कि जिसके द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा वो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर सशरीर, ठीक है, सशरीर कहां पर उपस्थित करेगा? कोर्ट में उपस्थित कर देगा। ठीक है, मतलब न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करेगा। ये आदेश देता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 46 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इन 250 सदस्यों में से कितने सदस्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं? ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इन 250 सदस्यों में से कितने कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधित्व हैं? आपको मैंने बताया था, ठीक है, कि जो राज्यसभा होती है, अगर मैं बात करूं, चलिए मैं आगे ही बात कर देता हूं अच्छे से। अगर मैं बात करूं कि राज्यसभा की, होल्ड ऑन सेकंड, अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई, अगर मैं आपसे बात करता हूं राज्यसभा की, मार्कस पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है अच्छे से, थोड़ा सा सॉरी, आपको थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा होगा, लेकिन क्षमा चाहता हूँ सभी के लिए। चलिए वापस से बात करता हूँ। अगर मैं बात करूँ काय की, राज्यसभा की, ठीक है, तो राज्यसभा में मैंने आपसे कहा था कि 12 सदस्य जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा? मनोनीत। ठीक है, मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और शेष बचे होंगे वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। तो बच्चे कितने? 250 में अगर, ठीक है, अगर टोटल की संख्या कितनी है? 250 है। टोटल की संख्या कितनी है? 250 है, और 12 उसमें माइनस कर दो तो कितने बचे भाई? तो बचे 238। कितने बचे हैं? 238। और 238 लोगों का ही क्या होता है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चयन होता है, मतलब निर्वाचन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये हो गया, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री सामूहिक रूप से संसद के प्रति और विशेष रूप से के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, सामूहिक रूप से संसद के प्रति और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, याद रखिएगा। ठीक है, धन विधेयक जो पेश होता है वो केवल और केवल लोकसभा में क्या होता है? ठीक है, पेश किया जाता है। ठीक है, और किसकी सिफारिश पर? तो ये राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही क्या होता है? पेश होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 49। आज हम 50 क्वेश्चन तक की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद की जो क्लास है वो रहेगी हमारी नेक्स्ट एपिसोड में। हमें टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, याद रखिएगा। कितने हैं क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। तो चलिए 49 हम आज 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, चलिए इस पर थोड़ा सा चर्चा की लेता हूं मैं आपसे। देखिए क्या है, अगर मैं बात करूं चर्चा की, तो राज्यसभा की अगर मैं बात करूं, राज्यसभा, ठीक है, मैंने आपको कई बार क्लास में आपको समझाया है कि राज्यसभा का अगर कार्यकाल पूछे तो आपको बताना है अनंत। क्या बताना है? अनंत। लेकिन अगर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो सदस्यों का कार्यकाल बताएंगे आप 6 वर्ष। कितने वर्ष बताएंगे? 6 वर्ष बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया की जा सकती है? महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट, मतलब जिसको राष्ट्रपति, जिसके तहत ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो याद रखिएगा। चलिए मैं बता दूं आपको, अगर राष्ट्रपति को हटाना है, ठीक है, अगर राष्ट्रपति को हटाना है, सॉरी इसको हटाना है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति भाई कोई आम आदमी तो है नहीं। ठीक है, आपको पता है कि हमारे देश का प्रथम नागरिक माना जाता है, और आपको पता है कि
ठीक है। प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया, मतलब नाम मात्र का मुखिया है राष्ट्रपति, और सबसे बड़ा पद है हमारे देश का। मतलब अगर आप इसको हटाना चाहें तो आप इसको ऐसे नहीं हटा सकते। कैसे हटाएंगे? इसके लिए एक प्रक्रिया है जिसका नाम है महाभियोग। क्या नाम है? महाभियोग। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जल्दी से फटाफट मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, और बात खत्म करते हैं आज की। महाभियोग क्या करते हैं? महाभियोग लगाते हैं। इसी को इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। महाभियोग जो कि आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग लगाया जा सकता है। कितने के अकॉर्डिंग? 61 के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति को तभी राष्ट्रपति में महाभियोग तभी लगेगा अगर उसने क्या किया हो? संविधान का उल्लंघन। सिर्फ एक ही शर्त पर। किस शर्त पर? संविधान का उल्लंघन करने पर। क्या करने पर भाई? उल्लंघन। ठीक है, अगर उस व्यक्ति ने संविधान का उल्लंघन किया है तब ही उस पर क्या लगाया जा सकता है? इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग लगाया जा सकता है, अन्यथा नहीं लगाया जा सकता। चलिए, तो आज हम यहीं तक बात करेंगे, और आज की जो 50 क्वेश्चंस हैं ये आपको हर कीमत पे कंप्लीट करने हैं। हम बात करेंगे ऐसे 100 क्वेश्चंस की। कितने क्वेश्चंस की? 100 क्वेश्चंस की। और मेरा आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप नीचे कमेंट्स पर डेफिनेटली लिखिएगा कि सर हमें ऐसे टॉपिक और ऐसे टॉप क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियोस हम तक पहुंचाइए। और दूसरी बात, आप मुझे एक और कमेंट करेंगे, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप बताइएगा कि आपको वीडियो कहाँ तक अच्छी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास, गुड बाय, सबक है एंड 10 विदानियां। धन्यवाद।